नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। कोरोना काल में हमने देखा है कि किस तरीके से तकनीक हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, और जब तकनीक में लगातार इनोवेशन होते हैं तो ये और ज़्यादा कारगर हो जाती है। और इसी उन्नत तकनीक ने शिक्षा का तरीका भी कोरोना काल में बदल दिया है। डिजिटल नवाचार और शिक्षा पारंपरिक जो कक्षा शिक्षण है उससे अब बेहतर है, उसको एक नए स्वरूप में, नई तस्वीर में उसने सामने पेश किया है। और भारत में डिजिटल इनोवेशन और शिक्षा का भविष्य काफ़ी ज़्यादा नजर आता है। भारत में लोग सुविधा, सस्ती लागत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के चलते ऑनलाइन शिक्षा की ओर बढ़े हैं, और अब सरकार ऑनलाइन शिक्षा को और ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। आने वाले वर्षों में ऑनलाइन शिक्षा के बाजार में विस्तार होगा और इसका दायरा भी बढ़ेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन के जो मिश्रित मोड है, जिसे हाइब्रिड शिक्षा कहा जा सकता है, उसकी ज़रूरत है। और रटने की जगह छात्रों को विश्लेषण और इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑनलाइन शिक्षा तभी महत्वपूर्ण हो सकती है जब हम भारत में जो डिजिटल इनोवेशन है इसको और ज़्यादा बढ़ावा दें और इसका इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में करें। तो आज समझेंगे कि असल में शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से डिजिटल इनोवेशन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, आगे क्या स्कोप, क्षमताएं हैं और उसको हम कैसे और अचीव कर सकते हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ एम जगदीश कुमार साहब हैं, वाइस चांसलर जेएनयू। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रोफेसर राजेंद्र पांडे जी हैं, वाइस चांसलर वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। स्वागत है आपका भी। और पीयूष प्रकाश हमारे साथ हैं, सीनियर एसोसिएट हैं, एजुकेशन सेक्टर देखते हैं, नीति आयोग में। आपका भी स्वागत है। शुरुआत में जगदीश जी आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि हम हालांकि एजुकेशन को जब देखते हैं डिजिटल मोड, जो कि एक तरीके से हमारे पास विकल्प के तौर पर सामने आया कोरोना काल में, लेकिन इसने काफ़ी ज़्यादा संभावनाओं को जन्म दिया और शायद ये बताया भी कि इस मोड के ज़रिए जो क्षमताएं हैं, जो पोटेंशियल है, वो किस कदर है, कितना बड़ा है, और भारत के नज़रिए से वो कितना महत्वपूर्ण भी है। देखिए, ये हम दो सिचुएशंस में देखना है। इनोवेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। एक तो प्रेजेंट सिचुएशन जो कोविड-19 पैंडेमिक है, ये खत्म होने के बाद आगे भी हम ये इनोवेशन को हम कैसा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले हम इनोवेशन का मीनिंग को हम अंडरस्टैंड करना चाहिए। Innovation in education means introducing new methods of teaching, learning, and evaluation processes, and also using the improved versions of the existing methods. Both are called innovation. And why do we have to introduce innovation? You see, if you want to be, a leading nation in the world, we need to economically grow, we need to socially grow, and we need to improve the overall welfare of our country. And that is possible only when our youngsters get skilled, they become innovative. और इसके लिए हम जो एग्जिस्टिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस हैं, इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज को जोड़ना बहुत जरूरत है। If you look at other sectors, health sector, for example, in health sector, the ICT, information and communication technologies have played a major role. आप देखिए, जब पैंडेमिक आया हमारा कंट्री में, वेंटिलेटर्स को मैन्युफैक्चर करना, मास्क को मैन्युफैक्चर करना, और अब वैक्सीन के लिए जो रेस चल रहे हैं, इसमें भी इंडिया आगे है। एक कैसा पॉसिबल हुआ? हेल्थ सेक्टर में इनोवेशन का इंट्रोडक्शन हुआ और हेल्थ सेक्टर ने इसको रिसीव किया। लेकिन एजुकेशन सेक्टर एक सेक्टर है, ये थोड़ा रेसिस्टेंट है, जो चेंजेस को रेसिस्टेंट है। लेकिन हम पूरा देश में एजुकेशनल सेक्टर को we need to put ambitious goals in front of them so that they embrace the changes and adopt the digital technologies in the education sector. राइट सर। राजेंद्र जी, क्योंकि जब हम भारत के जो तानाबाना जिस तरीके से यहाँ पर आर्थिक, सामाजिक और राज्यों के अलग अलग सिस्टम है, उस नज़रिए से और दूरदराज के इलाकों तक जो शिक्षा है
और जैसा कि कहा जगदीश जी ने, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम थोड़ा सा मेथड को एडॉप्ट करने में शायद स्लो हैं या फिर कई बार रेजिस्ट करते हैं, खासतौर पर अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ देखें। लेकिन कोविड ने किस तरीके से इस कोई व्यापक संभावनाएं हैं उनको हमारे लिए खोला है, उसका दरवाज़ा खोला है, और हम उसको कितना अब तक एडॉप्ट कर पाए हैं, अचीव कर पाए हैं। और अगर इनोवेशन के जरिए हमें देखें तो इसका रास्ता या इसका दायरा और कहां तक जा सकता है। धन्यवाद आप अवसर देने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि हम शिक्षा को अगर दो तरीके से बांटें तो एक में है जो ज्ञानवर्धक होता है, नॉलेज बेस्ड होता है, और दूसरा है जो कौशल और कॉम्पिटेंस बेस्ड होता है, जिसमें जो लोग काम करते हैं और अर्थकरी विद्या जिसे कहते हैं। इसके तीन महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। एक कि जो कर रहा हो उसको देखें। दूसरे स्तर पे होता है कि जब वो करते हैं और उनको सिखाने वाला देखता है कि वो कैसे करते हैं। और तीसरे स्तर पे होता है कि वो रिमोट सुपरवाइज, दूर से उनको कोई ऑब्जर्व कर रहा हो और देखें, तब पता चलता है कि उनका कौशल कितना परिपक्व हुआ है। और इस तीसरे स्तर के लिए जो रिमोट मॉनिटरिंग है, दूर से देखने वाली प्रक्रिया है, उसमें तो डिजिटल व्यवस्था का कोई जवाब ही नहीं है कि वो अपने कार्य क्षेत्र में काम करते हुए जहां वो अप्रेंटिस हैं, दूर से उनको सुपरवाइज किया जा सकता है। ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा जो आपने बताया था कि हमारे जो राज्य के सामाजिक स्तर और परिकाठामों है, उसमें अलग अलग स्तर जो है और अलग अलग कार्य करने का तरीका है, उसमें संयोजन ला करके दूर दराज तक इन चीजों को कैसे पहुंचाया जा सकता है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारी आबादी चूंकि बड़ी है और हमको काफी तादाद में शिक्षक चाहिए ताकि वो पर्सनल कांटेक्ट में पढ़ा सकें, और इतने तादाद में अच्छे शिक्षक मिलना मुश्किल है। क्योंकि देखिए एक चीज को सीख कर पाना अपने लिए एक तरह का परिपक्वता है, और दूसरा कि सीख कर इस स्तर तक सीखें कि दूसरे को भी सिखा सके, ज्यादातर लोगों में नहीं पाया जाता, और उतनी संख्या में शिक्षक बना पाना बहुत मुश्किल है। जबकि ये डिजिटल टेक्नोलॉजी ऐसे शिक्षकों को सबके पास पहुंचा सकता है, केवल कि ये फाइबर टेक्नोलॉजी हो या सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी हो, ताकि हर गांवों तक भी लोग उनको पहुंच सके। यहाँ सरकार का जो रोल है वो हर गांव के स्तर पर ऐसे कन्वेनर रखें जो फैसिलिटेट कर सकें, बढ़ावा दे सकें कि जो अच्छे शिक्षक दूर से पढ़ा रहे हैं और जो बच्चे उसको समझ नहीं पा रहे हैं और उसमें उतना समय उपलब्ध नहीं है कि वो 1 to 1 बात कर सकें, उनको और सहज तरीके से विस्तार करके बच्चों को पढ़ा सके, जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में सेकेंड हेल्पिंग हैंड के हिसाब से जरूरी रहेंगे। जहां तक तकनीकी शिक्षा का व्यवस्था है, जैसे डॉक्टर साहब हेल्थ की बात कर रहे थे, तो मेडिकल शिक्षा में हम पेशेंट के ऊपर आज के समय प्रैक्टिस कराने कर उनको बढ़ावा दें सीखने का, ये आज का समाज परमिशन नहीं देगा। वैसी व्यवस्था में अगर हम साइमुलेटर यूज करते हैं, जहां शरीर विज्ञान में चीड़ फाड़ डिसेक्शन जो है वो सॉफ्टवेयर पे करते हैं, उसमें कौशल जाहिर करते हैं, फिर पेशेंट के ऊपर जाते हैं, तो उसमें तो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकता है, जहां अच्छे शिक्षक ना होते हुए भी या कम होते हुए भी ये जो सॉफ्टवेयर हैं उनको सिखाने में एक बहुत बड़ी मदद करेगा। और इसके लिए ये अनंत है, इसको हम सही उपयोग लाते हैं तो इन्फिनिटी एक ऐसी जगह है जो हमारी व्यवस्था को ले जा सकता है, सीखना सुगम बना सकता है, सहज बना सकता है और कम खर्चे पे पहुंचा सकता है। बिल्कुल। और जिस तरीके से पीयूष, क्योंकि जैसा कि कहा हमारे दोनों पैनलिस्ट ने, और अगर हम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को देखते हैं, हालांकि कोविड के दरमियान ये ज़्यादा दिखा है कि हम डिजिटल एजुकेशन की तरफ तेज़ी के साथ बढ़े हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं, अगर 2016 से 2021 की रिपोर्ट को देखें, जो गूगल और एक इंटरनेशनल फर्म की रिपोर्ट है, वो बताती है कि ऑनलाइन शिक्षा का कारोबार इस दरमियान करीब 8 गुना बढ़ा है। यानी कि करीब 2016 में ये 25 करोड़ डॉलर था, जो 2021 में पहुंचकर करीब 2 अरब डॉलर हो जाएगा। यानी कि स्पेस किस तरीके का था जिसे भरने की कोशिश ऑनलाइन शिक्षा ने की है, डिजिटल मीडियम ने की है। लेकिन भारत में अगर हम देखें, कोविड एरा में ही किस तरीके से पॉलिसी लेवल पर या स्टेट और सेंटर के बीच इस पूरे के पूरे सेक्टर में डिजिटल एजुकेशन और इनोवेशन को लेकर
जो कदम उठाए गए हैं वो किस तरीके से कारगर रहे हैं और किस दिशा में अब तक हमने उनके नतीजों को देखा है? जी, आपने बहुत अच्छी उस रिपोर्ट का जिक्र किया। गूगल और केपीएमजी इन्होंने मिलकर एक रिपोर्ट निकाली है, जिन्होंने एक आंकलन किया कि हमारा जो डिजिटल एजुकेशन का मार्केट है, सेक्टर, वो कितना ग्रो करेगा। बट आप उस रिपोर्ट को जरा और गहराई से एनालाइज करेंगे तो आपको नजर आएगा कि जिस मार्केट की वो बात कर रहे हैं मोस्टली वो प्राइवेट सेक्टर, और आप कह सकते हैं कि जो लोग निजी अपने पैसे से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, वो मोस्टली उन सेक्टर में पैसा आ रहा है, और वो एफडीआई बाहर से काफी मुल्कों से आया है और उसमें काफी मार्केट का ग्रोथ हुआ है। बट अगर मैं अभी जैसे कोविड का सिचुएशन लूँ, एट द सेम टाइम अगर मैं ये भी देखूं कि किस प्रकार से जो अभी हमारे दूसरे कलीग बात कर रहे थे कि भारत में रिमोट बहुत ही दूरस्थ जगहों पर कैसे हम डिजिटल एजुकेशन की जो सुविधाएं हैं वो कैसे पहुंचा पाए, तो हमें दो तरीके से इसे देखना पड़ेगा। एक ये कि आप ऐसे कर सकते हैं, एक हाईटेक और एक लोटेक। सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आपकी उस समय की परिस्थिति और उस समय की आपके आसपास के परिवेश कैसा है, उसके हिसाब से आपको ये चूज करना पड़ेगा। एक बहुत ही मिलता जुलता एग्जाम्पल आप देखेंगे वेस्टर्न अफ्रीका से, जहाँ पे जब इबोला क्राइसिस हुई थी तो वहाँ पे स्कूल हमारे 8 से 9 महीनों तक बंद थे, लेकिन वहाँ शिक्षा नहीं रुकी। वहाँ की सरकार ने काफी सही तरीके से उन्होंने एक कमीशन बनाया जिसपे उन्होंने रेडियो पे प्रोग्राम चलाए, और उस प्रोग्राम को इंटरैक्टिव रेडियो इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। तो एक स्पेशल कमीशन किया गया और रेडियोस डिस्ट्रीब्यूट किए। तो ये मैं एक लोटेक का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर मैं वापस आपके सवाल पे आता हूँ कि हमने क्या किया और हम उस तरफ कहाँ बढ़ रहे हैं, तो हमारा एक नीति आयोग के थ्रू हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है जिसे हम साथ कहते हैं, जो 3 राज्यों के परस्पर सहयोग से हम चला रहे हैं। मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा, इन 3 राज्यों में हमारा प्रोग्राम चल रहा है। तो कोविड के दौरान भी हमने हाईटेक और लोटेक दोनों तरीके के इंटरवेंशंस का प्रयोग किया और देखा कि कितने सक्सेसफुल है। तो हमने सिमिलरली, जैसे आपको मैंने वेस्टर्न अफ्रीका का एग्जांपल दिया, वहाँ पे भी हमने इंटरैक्टिव रेडियो सिस्टम्स का यूज लिया। झारखंड के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे इस इनोवेशन में काफी बहुत दूरस्थ गांवों तक ये शिक्षा को पहुंचाया गया, और वहां तक शिक्षा रुकी नहीं, बच्चे सीख रहे थे। सिमिलरली अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे DGLEP, डिजिटल लर्निंग इन्हांसमेंट प्रोग्राम करके हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, और वहाँ पे उस प्रोग्राम के तहत लाखों बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई गई। व्हाट्सएप के थ्रू, पंचायत घरों के थ्रू, वहाँ पे जो हमारे सर्विस सेंटर्स होते हैं उनके थ्रू, तो जितना भी एग्जिस्टिंग नेटवर्क और हमारा रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम बच्चों तक ये शिक्षा पहुंचाई जा रही है। अब मैं अगर फ्यूचर की बात करूं तो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमारे नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की बात हुई है, जिसपे काम स्टार्ट हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और उसमें एक नीति आयोग भी हम एक मेंबर हैं, एंड हम लोग उसमें ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे करके हम डिजिटल एजुकेशन की सुविधाएं, जो कि बाकी कलीग्स ने हमारे जस्ट बात की कि क्वालिटी टीचर्स कम है तो कैसे उनके पास वो पहुंचाई जा सकती है रिकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से इस दिशा में कार्य चल रहा है जिससे बच्चों तक उत्तम शिक्षा एक टाइम बाउंड मैनर में पहुंचे। तो उस कार्य पे हम सभी लोग प्रगतिशील हैं और होपफुली हम लोग उसे शीघ्र ही अचीव कर पाएंगे। ओके, जगदीश जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो रीच है उसको बढ़ाने की बात हो रही है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो रहा है, हम ऑप्टिक फाइबर के थ्रू देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जो चैलेंजेस हैं 2 लेवल पर नजर आते हैं। एक तो ये है कि रीच को बढ़ाना, और दूसरा जिसका आपने जिक्र किया कि जो खुद शिक्षा क्षेत्र है, जो उससे जुड़े लोग हैं, वो किस तरीके से इस चैलेंज को ले रहे हैं और कितना फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसको अडॉप्ट करते हैं और इनोवेशन के साथ जोड़ते हैं। ये किस तरीके से इसको हम आगे देख सकते हैं? देखिए, innovation in education using ICT, information and communication technologies, when we talk about it, 4 चीज हमारे सामने रखना चाहिए: प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इक्विटी एंड इक्वालिटी। जितना रिसोर्सेस को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन में, और इसका आउटकम क्या है इन टर्म्स ऑफ द लर्निंग आउटकम्स, इसमें बैलेंस होना चाहिए। अभी तो वो बैलेंस नहीं है, इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डिजिटल टेक्नोलॉजीज के ऊपर बहुत एम्फेसिस दिया। सो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को हम बढ़ाना चाहिए। और दूसरा चीज है इक्वालिटी एंड इक्विटी, एक्सेस, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द एजुकेशन।
आप देखिए जेएनयू जैसा विश्वविद्यालय है, कम से कम 1,30,000 लोग अप्लाई करते हैं हर एक साल, लेकिन सिर्फ हम 2,000 लोगों को सेलेक्ट करते हैं। क्यों? The rest of the students, why can't they access the good education that is available in JNU? And this is where the digital technology comes into picture. Now, when we think about digital technology, there are several things. One, how to improve the teaching learning processes within the classroom. That is one aspect. Number two, how to reach out to people who cannot access education. हम एजुकेशन को यूनिवर्सिटी से इनका घर तक पहुंच सकते हैं क्या? ये हम सोचना चाहिए, बिकॉज बाय 2035 हमारा गोल है टू रीच ए GER of 50%. How can we achieve with the existing educational infrastructure? The only way is to use digital technology and reach out to millions of students who are willing to study, who are willing to skill themselves and be part of our economic growth. Right, and you also see that there are a lot of efforts being done towards that end. The National Fiber Mission, for example, it is expected that in a couple of years, almost every village will have access to a fiber optic network, and using the local network, you can then disseminate education to the people. Now, I see that one segment which will be highly benefited by introducing technology in education is the female students. Reports say that nearly 30% of the female students, they drop out of education because of family reasons and marriage and so on. Now, it is these students who can stay at home and access this high quality education, get skilled so that they can become part of the economic growth of the country. I see a great future by introducing digital technologies in education. Right, sir. राजेंद्र जी, आपका सुझाव जानना चाहूँगा, क्योंकि जब मिक्स मोड की बात करते हो, ज़्यादा बेटर है कि अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी में देखते हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में दिखता है, बहुत कम संख्या है उन छात्रों की जिनको एडमिशन मिल पाता है, और बहुत सारे छात्र होते हैं जो कि टैलेंटेड हैं, पोटेंशियल, लेकिन वो शायद सीटें कम होने की वजह से वंचित रह जाते हैं, और डिजिटल मोड के ज़रिए शायद हम उनको एक्मोडेट कर सकते हैं और उनके टैलेंट को हम देश के ग्रोथ में उनका योगदान ले सकते हैं। देखिए, इनको दो नज़रिए से देखना चाहिए। एक तो है जैसे उजाला योजना में हर घर घर में गैस पहुंचाने की व्यवस्था की गई है ताकि महिलाओं को सुविधा हो, उसी तरह अगर हमको इस मिशन को ऊंचाई तक पहुंचाना है तो किसी परियोजना के द्वारा घर घर में PCB पहुंचाया जाए, कनेक्टिविटी होगी ताकि बच्चे घर में बैठ के पढ़ सकें। सुरक्षा तो उसमें होगी ही, बाकी लोग भी उनके पास तक पहुंचेंगे। मगर दूसरा सबसे बड़ा चीज जो संयोजन की जरूरत है कि जो मूल्यांकन का सिस्टम है ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन में, जो कॉलेजों में पढ़ते हैं और जो घर से पढ़ते हैं, उनके बीच में जो एक रिक्रूटमेंट के लिए जब काम देने की बात आती है तो उनमें एक अलग नजरिए से दोनों को देखा जाता है। इसमें एक संयोजन जरूरी है, बराबरी जरूरी है, ताकि जो घर में बैठ के शिक्षा ले रहे हैं उनके लिए कार्यक्षेत्र किसी तरह से सीमित ना हो जाए। बिल्कुल, तब इसके लिए बढ़ावा करेंगे। तीसरा है हर चीजों के जो इनके शिक्षा के लिए जो कार्यक्रम बनेंगे, सॉफ्टवेयर बनेंगे, इसमें बनाने में लाखों लोगों की नियुक्ति होगी और जिसकी वो रिफाइनमेंट होंगे। और ऑनलाइन कोचिंग की जो व्यवस्था, जो सहयोगिता है, आज वो ऑफलाइन जो कोचिंग होती है वो जो काफी कॉस्टली हो जाती है, इस तरह की जी हैंड होल्डिंग की जो व्यवस्था है वो भी अगर ऑनलाइन हो तो सुविधा होगी। क्योंकि हमारे अगर गुरु परंपरा में जाएं तो आचार्य, गुरु, शिक्षक, ऋषि और उपाध्याय में अलग अलग व्याख्या की जाती थी। तो शिक्षक का जो काम है वो तो आप ऑनलाइन दे सकते हैं, मगर जो उपाध्याय की काम है, जो उस स्किल को, उन छोटी चीजों को पास में बैठ के समझा सके, जो केवल ऑफलाइन में हो सकता है, ऑनलाइन में होना थोड़ा मुश्किल है, उसका भी एक व्यवस्था होना चाहिए ताकि जो लोग तेजी से चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, ज्यादा समय लेंगे, बार बार देखने के बाद भी नहीं हो रहा है, उनका एक हैंड होल्डिंग की व्यवस्था भी इस डिजिटल ट्रेनिंग में सोच के किया जाना चाहिए। और इन को अगर इस आयाम को हम बना पाते हैं तो बहुत कम पैसे में शिक्षा का प्रसार होगा, कम पैसे में मूल्यांकन होगा, और कर्म क्षेत्र का संकोचन अगर ना हो
इनके आने की वजह से, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो। पीयूष, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हमारे पैनलिस्ट की ओर से, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि हम जब देखते हैं, क्योंकि लगातार नई रिसर्च और नए मोड और नई चीज़ें हम अडॉप्ट कर रहे हैं इस कोरोना काल के बावजूद, किस तरीके से अगर एजुकेशन में और इस रीच को हम मीट आउट करना चाहते हैं जिसकी ज़रूरत है इस वक्त देश में, क्या नया लेवल देखते हैं एजुकेशन में अगर डिजिटल इनोवेशन की तरफ देखें तो? जी, अभी जैसे प्रोफेसर जगदीश ने और दूसरे हमारे करीब वाइस चांसलर WP यूनिवर्सिटी ने बताया कि हमें जो इनोवेशन है उसको दो नज़रिए से देखना पड़ेगा कि एक तो हम उसे एक्सेस बढ़ाना चाहते हैं, एट द सेम टाइम हमें क्वालिटी पे भी ध्यान देना होगा। ये ना हो कि अगर हम डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन पे जा रहे हैं तो क्वालिटी ना खराब हो। तो इसके लिए हम दोनों चीज़ों को साथ में लेते हुए कैसे उन तक डिलीवर करें, उसमें जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारे जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स और जो भारत नेट योजना है भारत सरकार की, जिसमें हर एक पंचायत तक हम ऑप्टिक फाइबर्स बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग करना होगा, उसका इस्तेमाल करना होगा और हमें एक टाइम बाउंड मैनर में काम करना होगा ताकि ये सारे हमारे जितने भी पंचायतें हैं उन सभी के पास हाई नेटवर्क कनेक्टिविटी पहुंचे ताकि वो शिक्षा पहुंच पाए। साथ ही साथ इसके साथ अगर हम एक जो आसपास का एक जो एफिलिएटिंग कॉलेज हो जहाँ से उन्हें ये डिग्री या जो भी ऑनलाइन डिग्री मिलेगी, उनके अगर के साथ एक स्टडी सेंटर टाइप का टाई अप करें तो क्वालिटी भी इंश्योर रहेगा। अगर आप देखें अभी जैसे IIT मद्रास ने एक अपना ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट किया है, BSc ऑनलाइन इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस, तो ये कंट्री का फर्स्ट एक फुल फ्लेज पहला डिजिटल एजुकेशन ऑनलाइन डिग्री मिलने जा रही है, जिसमें आपके मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स है, जो कि हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी 2020 भी उसकी बात करती है। तो ऐसे जो इनोवेशंस हो रहे हैं, जहाँ पे बोल्ड स्टेप्स लिए जा रहे हैं बहुत सारे संस्थाओं के द्वारा, ये हमें और करना होगा ताकि ये बाकी लोगों के लिए रोल मॉडल बन पाए और बाद में जाके ये इंस्टीट्यूशंस जो हमारे दूर के कॉलेजेस हैं, दूर के NITs हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और हायर एजुकेशन कॉलेजेस हैं, उन सभी को हैंड होल्डिंग करें, उन्हें बताएं कि कैसे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और कैसे सपोर्ट किया। और साथ ही साथ जो हमारा स्वयं पोर्टल है और जो हमारे और भी PM ई-विद्या के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सारे चैनल स्टार्ट किए हैं, उनका भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पास लैपटॉप और साथ ही जो मोबाइल डिवाइसेस हैं या डेटा पैक है, वो सबके पास यूज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो क्या अगर हम टीवी का प्रयोग करके ऐसे जगहों पे, जैसे आपको हैरानी होगी कि बिहार और झारखंड में जो टीवी का पेनिट्रेशन है वो अभी भी 30% है, तो इंटरनेट का पेनिट्रेशन वहाँ 12 से 13% के और नीचे आ जाता है, जबकि सदर्न स्टेट्स में आप जाएंगे तो टीवी का पेनिट्रेशन 95% है। तो हमें ये सारे जो डेटा पॉइंट है उनके साथ उनको समझ के एक एविडेंस बेस्ड प्लानिंग करते हुए जो रोल मॉडल इंस्टीट्यूशन से उनसे मदद लेते हुए उनकी मार्गदर्शन में हमें इस प्रकार जो क्वालिटी हायर एजुकेशन शिक्षा है वो दूर दराज इलाकों तक पहुंचानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।